गुड मॉर्निंग क्लास 10 समाज विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड मतलब हिस्ट्री खत्म, ज्योग्राफी खत्म, सिविक्स की बात करेंगे, नागरिक शास्त्र की तरफ चलेंगे। तो पहला चैप्टर इसमें आता है आपका सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, पावर शेयर। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य के 3 अंग, किसी भी लोकतंत्र मतलब लोगों के पास, जैसे भारत की बात कर ले तो लोकतंत्र है, श्रीलंका की बात कर ले लोकतंत्र है, बेल्जियम की बात कर ले लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए हमें 3 प्रकार की कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है। इसके मतलब 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका पर कानून बनाने वाली, कार्यपालिका उसका पालन करवाने वाली, फिर न्यायपालिका मतलब कार्य करने वाली, कानून बनाने वाली से कोई गलती हो जाए तो न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? किसी भी सत्ता को चलाने का कार्य करती हैं। लोकतंत्र में ये तीनों की अति आवश्यकता होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? सत्ता की, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का कार्य करती हैं। कह रहे हैं कि न्यायपालिका के माध्यम सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। मतलब क्या? इन तीनों की साझेदारी अति आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी विचार अविवाद राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। लोकतंत्र किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की मांग करता है, यह समझने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका की साझेदारी पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका कह रहा क्या? लोकतंत्र किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी की मांग करता है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की आबादी कुल 59% लोगों से 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं तथा 40% लोग बेल्जियम क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इस देश में 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यह अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग डच भाषी लोगों से तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे, इसलिए इन दोनों समुदायों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जब किसी राज्य में या देश में दो समूहों के बीच तनाव उत्पन्न हो तो तनाव उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो भाषा हो सकती है, जातिगत हो सकता है, क्षेत्रवाद हो सकता है या राजनीतिक हो सकता है। कौन कौन से? जनसंख्या हो सकती है। जनसंख्या में क्या? किसी जाति की जनसंख्या ज्यादा है, किसी जाति की जनसंख्या कम है, तब भी तनाव बढ़ सकता है कि मेरी जाति के लोग, वो लोग मेरी जाति के। भाषा के आधार पर ये कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। कोई फ्रेंच बोलता है, कोई डच बोलता है। डच वाले जाता है तो फ्रेंच वाले का विरोध, फ्रेंच वाले जाता है तो डच वाले का विरोध। तो ये विरोध करने में क्या होता है? तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दोनों से तुलना करके मतलब हम बेहतर हैं या हम अच्छे हैं, इस वजह से क्या होता है? समूहों में, समुदायों में, जातियों में, राजनीतिक विचारधाराओं में क्या होता है?
तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह बेल्जियम में क्या हुआ, डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। इसमें डच और इसमें फ्रेंच 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 समुदाय में क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। कारण क्या था देखिएगा, 1950 और 1960 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। यहां तनाव बढ़ने का कारण क्या है, इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने का कारण भाषा है। क्या है, भाषा। डच भाषा बोलने वाले समुदायों के मध्य क्या हुआ, फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। यह तनाव एक विशेष समस्या थी जो ब्रुसेल्स से अत्यधिक तीव्र थी। डच बोलने वाले समुदायों की संख्या अधिक थी, परंतु ये धन के मामले में कमजोर और ये लोग देखिएगा, इनकी भाषा का परसेंटेज क्या थी, ज्यादा थी, पर ये क्या थे, गरीब थे। क्या थे, गरीब थे। और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन ये क्या थे, अमीर थे। अब देखिएगा यहां पर जो तनाव उत्पन्न हुआ इसके कारण क्या थे, आगे की तरफ चर्चा करेंगे। बेल्जियम में सामाजिक विविधता क्या थी, समाज में विविधता क्या, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। इन संशोधनों का वर्णन इस प्रकार है। किसी भी तनाव को कम करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, न्यायपालिका बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है। फिर गलती होता है तो उसे हम क्या करते हैं, न्यायपालिका में ले जाते हैं। तो 4 संशोधन हुआ। कौन कौन से, पहला संशोधन जो हुआ, बेल्जियम के संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूहों के सदस्यों का बहुमत उसके पक्ष में हो, और इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा नियंत्रण नहीं ले सकता। मतलब क्या, दोनों के मंत्री जो होंगे क्या होंगे, 50% इनके होंगे और 50% इनके होंगे। फिर चुनाव होगा किसी कानून के लिए, क्योंकि केवल एक तरफा वोट ना दे सके। कोई भी कानून बने तो एक तरफा वोट ना दे सके कि नहीं जाएगी। एक भाषी लोग होंगे तो एक तरफा वोट हो जाएगा, वो विजयी हो जाएंगे, किसी एक समुदाय का ना हो सके। दूसरा संशोधन क्या हुआ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश के दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारें अर्थात राज्य सरकारों को दी गई। केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो केंद्र सरकार के लिए भी यूज करती हैं और राज्य सरकारों के लिए भी यूज करती हैं। यहाँ पे बेल्जियम में भी क्या हुआ, ऐसे कानून बनाए गए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में। चौथा क्या हुआ, ब्रुसेल से अलग सरकार और इन दोनों के समुदाय में फ्रेंच भाषी लोगों और डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधि स्वीकार किया। सरकार जो थी इन दोनों भाषाओं के लोगों को समान रूप से क्या होता, 50% इसके 50% उसके क्या था, स्वीकार किया। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती थी जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले लोगों करते थे। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार था। इन दोनों के अलावा एक और भी यहाँ सरकार के साथ कार्य करती थी, उसे हम सामुदायिक सरकार के नाम से जानते हैं। सामुदायिक सरकार का काम क्या था, सामुदायिक सरकार का कार्य यह था कि ये अपने भाषा के आधार पर, चाहे वो शिक्षा हो,
भाषा हो आदि मुद्दे पर, शिक्षा, भाषा, संस्कृति आदि मुद्दे पर क्या करते थे, ये कानून बनाते थे और सरकार इनको अधिकार दे रखा था। बेल्जियम मॉडल की व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। इससे देश के गृह युद्ध की आशंकाओं का विरोध पर विराम लगाना तय था और दो प्रमुख समुदायों के वंश के बीच नागरिक संघर्ष होने का भी रोक लगा, जिससे के परिणाम स्वरूप यह देश एकजुट बना रहा। जबकि इसे यूरोप के साथ मिलकर के यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया, तब ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ब्रुसेल्स क्या था? बेल्जियम की राजधानी। बात करते हैं यहाँ तो इसके तनाव तो खत्म हो गए, 50% इसके हो गए, 50% इसके हो गए। भाषा के आधार पर, वंशीय आधार पर, जाति के आधार पर जैसे भी किया, लोगों ने अपने तनाव को कम कर दिया और आगे की तरफ बढ़ा। बात करेंगे अब इसी में श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या हुआ, किस कारण यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुए, देखिएगा। अब किस प्रकार में सत्ता में साझेदारी की। बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक द्वीप देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस देश का सबसे मुख्य सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। अब यहाँ पे देखिएगा 74% केवल सिंगली है। कौन है? 74% किसका है? 74% आबादी सिंगलियों का है। जो 70% आबादी किसकी है? सिंगलियों का है। तो मान के चलिए यहाँ पर कि जो भी कार्य करना चाहेंगे एक तरफा कर सकते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे जातिगत हो या भाषागत हो। लेकिन कैसे इन लोगों ने शेयरिंग सत्ता के लिए, देखिएगा। श्रीलंका के दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या की, जो कुल जनसंख्या के 18%। श्रीलंका की आबादी 7% ईसाई लोगों का है। ये सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में तमिल और तमिलों के उप समूह क्या है, मतलब दो जातियां यहाँ पे रहती हैं, एक तो तमिल और दूसरी सिंहली। तमिल और सिंहली ये 74% और ये मात्र 18। तो हुआ क्या? अब दोनों के बीच जब संघर्ष हुआ होगा, सत्ता की कैसे साझेदारी की इन दोनों ने, देखिएगा। श्रीलंका के तमिल मूल के निवासियों ने श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, इसकी संख्या 13% तथा यह कुल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहलियों की भाषा लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों के कुछ हिंदी और मुसलमान है। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। अब देखिएगा, ये ईसाई धर्म के हैं और तमिल जो है वो कौन किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। हमने क्या कहा? धर्म हो सकता है, जाति हो सकता है, तनाव उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे क्या, एक ईसाई और दूसरे बौद्ध धर्म के हैं। भारतीय तमिल क्या है? औपनिवेशिक शासनकाल के समय कुछ तमिलों के वंशज जहां बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में वहीं बस गए, यही लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। यह कुल जनसंख्या के केवल 5% भाग है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। तमिल और सिंहली दोनों हैं। हुआ क्या? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखिएगा, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यक कौन है? ये कौन है? बहुसंख्यक ये है। तो हुआ क्या? बहुसंख्यक का तात्पर्य है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्या में है तो वह अपने तरीके से देश में शासन कर सकता है और इसलिए यह अल्पसंख्यकों के समुदाय की आवश्यकता और इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। जैसे बात है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो दूसरे की अवहेलना करेगा, अपने से जो कम होगा उनकी बात नहीं मानेगा। तो सत्ता की साझेदारी के लिए क्या किया इन लोगों ने? वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका की सरकार का अपने बहुमत अथवा वर्चस्व की स्थापना करना चाहा। वर्ष 1956 में कानून पारित किया गया कि जिसके अंतर्गत तमिल भाषा का
उपेक्षा कर श्रीलंका की सिंहली भाषा की राजभाषा घोषित कर दी गई। अब देखिएगा यहाँ तमिल भाषा को राजभाषा ना घोषित करके किसको, सिंहली भाषा को क्या किया गया, राजभाषा घोषित कर दी गई। अभी अपनी भाषा को राजभाषा घोषित करो तो दूसरी भाषा राजभाषा नहीं घोषित करोगे तो क्या है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हुआ क्या, तमिल की आधिकारिक भाषा बनने के लिए संघर्ष हो गया। जाहिर सी बात है, सिंहली को राष्ट्रीय भाषा बनाया तो तमिल को भी कोई सम्मान दीजिए। तो हुआ क्या, श्रीलंका तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल की राजभाषा घोषित करने के लिए उन्हें श्रीलंका को स्वतः प्राप्त करने का शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग की, परंतु इनकी मांग अनदेखा कर दिया गया। वर्ष 1880 में लिट्टे नाम का संगठन बना और तमिल द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका को स्वतंत्र तमिल इमल बनाने की मांग कर दी, जिसके परिणाम दोनों समुदायों के पारस्परिक अविश्वास संघर्ष के रूप में हो गया और यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़ करके गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। देखिए भाषा के आधार पर क्या हुआ, अब इन दोनों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां श्रीलंका में, परिणाम क्या निकला, परिणाम यह हुआ कि गृह युद्ध दोनों के समुदाय के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध में देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पे अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई और अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए और उनका जीवन का साधन खत्म हो गया। सत्ता की साझेदारी में क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने पावर का इस्तेमाल किया और गृह युद्ध जैसी क्या कर दी, स्थितियां उत्पन्न कर दी। यहाँ तो हमने पढ़ा कि इन्होंने अपने 50-50% कर करके अपने वहां सत्ता की साझेदारी की और स्थितियां नॉर्मल कर ले गए, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। सिंहलियों ने तमिलों पर अत्याचार किए, तो राष्ट्रीय भाषा घोषित की, तमिल को राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित की। इसी कारण वहां गृह युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई और क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। आज के लिए इतना ही, कल आपको पढ़ाएंगे सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।